टू 12 इतिहास में कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि इस तरह से है। आपका राजस्थान में अत्यंत प्रचलित किस नृत्य को केवल स्त्रियां करती हैं और जिसका आयोजन प्रत्येक मांगलिक एवं पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर घूम घूम कर किया जाता है? तो वो है घूमर। राजस्थान में अत्यंत प्रचलित किस नृत्य को केवल स्त्रियां करती हैं और जिसका आयोजन प्रत्येक मांगलिक एवं पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर घूम घूम कर किया जाता है? घूमर। नेक्स्ट है आपका राउ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको स्त्रियां फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात करती है? तो जम्मू कश्मीर। राउत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको स्त्रियां फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात करती है? जम्मू कश्मीर। राव किस नृत्य के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी भी वाद्य यंत्र का नहीं। किसी भी वाद्य यंत्र का नहीं। राव नृत्य किस नृत्य के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी भी वाद्य यंत्र का नहीं। नेक्स्ट है आपका बैम्बू नृत्य में लकड़ी के बड़े बड़े डंडों को लेकर नृत्य किया जाता है। यह किस राज्य के आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो नागालैंड। बैम्बू नृत्य में लकड़ी के बड़े बड़े डंडों को लेकर नृत्य किया जाता है। यह किस राज्य के आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नागालैंड। नेक्स्ट है आपका पनिहारी नृत्य में स्त्रियां सिर पर बड़ा गागर वो उसके ऊपर छोटी सी लोटी रखकर संतुलन बनाते हुए वृत्ताकार घूमते हुए नाचती हैं। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। पनिहारी नृत्य में स्त्रियां पर बड़ा गागर वो उसके ऊपर छोटी सी लोटी रखकर संतुलन बनाते हुए वृत्ताकार घूमते हुए नाचती है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। तेरावली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पुरुष एवं महिलाएं करती है तथा महिलाएं अपने पैरों व हाथों में बंधी घंटियों को नृत्य के समय लय के साथ बजाती है। इसमें किस भगवान से संबंधित गीत गाया गया है? तो श्री कृष्ण। तेरावली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पुरुष एवं महिलाएं करती है तथा महिलाएं अपने पैरों व हाथों में बंधी घंटियों को नृत्य के समय लय के साथ बजाती है। इसमें किस भगवान से संबंधित गीत गाया जाता है? श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य कौन सा है? तो पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य कौन सा है? पंथी नृत्य। नेक्स्ट है आपका उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के लोगों द्वारा गढ़वाली नृत्य किस समय खुशियां मनाने के लिए किया जाता है? फसल काटने के समय। उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के लोगों द्वारा गढ़वाली नृत्य किस समय खुशियां मनाने के लिए किया जाता है? फसल काटने के समय। जात्रा भारत के किन पूर्वी राज्यों का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद होता है? बंगला, बिहार और ओडिशा। जात्रा भारत के किस पूर्वी राज्यों का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद होता है? बंगाल, बिहार और ओडिशा। नेक्स्ट है आपका किस समाज सुधारक और उनके अनुयायियों ने यात्रा को दोबारा जीवित करने में योगदान दिया और कृष्ण यात्रा की शुरुआत की? चैतन्य। किस समाज सुधारक और उनके अनुयायियों ने यात्रा को दोबारा जीवित करने में योगदान दिया और कृष्ण यात्रा की शुरुआत की? तो चैतन्य। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध लोक नाट्य नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध लोक नाट्य नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यार मयूरभंज का छाओ किस प्रकार का नृत्य है? मयूरभंज छाओ किस प्रकार का नृत्य है? तो युद्ध संबंधी नृत्य है।
भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? गावड़ी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो गावड़ी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्य गावड़ी है। वस्तुतः यह भीलों लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक वृत्त बनाकर और समूह में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है नांग कड़ेम। नांग कड़ेम किसका अहम नृत्य है? तो ये है खासिया। नाग कड़ेम किसका नृत्य है? तो खासिया। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। लाई हड़ोबा भारत के किस हिस्से का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो पूर्वोत्तर भारत। लाई हड़ोबा भारत के किस हिस्से का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो पूर्वोत्तर भारत। लाई हड़ोबा मणिपुरी मेइटी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक उत्सव है, जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चिराम्ब। चिराम बांस किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम। चिराम बांस किस नृत्य से संबंधित है? तो मिजोरम। किस देवता नेक्स्ट है आपका किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण। किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? तो श्री कृष्ण। नेक्स्ट है आपका कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कारगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अब है भारतीय संगीत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका मानवीय अंतर्भावों की लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति ही संगीत है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से हुई, परंतु धीरे धीरे यह धर्म की सीमा को तोड़कर लौकिक जीवन से संबंधित होती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस धार्मिक ग्रंथ से मानी जाती है? वेद। इसका आंसर है आपका वेद। मानवीय अंतर्भाव की लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति मानवीय अंतर्भाव की लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति की संगीत भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से जुड़ी हुई, परंतु धीरे धीरे यह धर्म की सीमा को तोड़कर लौकिक जीवन में संबंधित होती गई। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस धर्म से किस धार्मिक ग्रंथ से मानी जाती है? तो वेद। नेक्स्ट है आपका किस वेद में गंधर्व का उल्लेख है जो गायन में से जीविका चलाते थे? ऋग्वेद। किस वेद में गंधर्व का उल्लेख है जो गायन से अपनी जीविका चलाते थे? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोक नृत्य। भारत में लोक संस्कृति की परंपरा प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। इसी लोक संस्कृति की मिट्टी से जन्मे नृत्यों को लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्यों में उस क्षेत्र की भाषा तथा संस्कार की झलक मिलती है। यह लोक नृत्य किसी भी मायने में शास्त्रीय रूप से निम्न कोटि का नहीं है। इसकी सादगी में अद्भुत शक्ति होती है जो बरबस लोगों को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट है आपका गरबा। गरबा के बारे में जानेंगे। इस नृत्य में स्त्रियां भाग लेती है। इसका उद्देश्य अम्बा माता यानी दुर्गा की आराधना करना होता है। इसमें गरबा के प्रतीक के रूप में मिट्टी के एक बड़े घड़े में जिसके चारों ओर छिद्र होते हैं दीपक रखा जाता है। से स्त्रियां चारों ओर घेरा बनाकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। अब है सामवेद। सामवेद में गए पदों का संकलन है जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। साम को स्वर का पर्याय समझा जाता है। सामवेद के आधार पर ही गर्भ संगीत का विकास हुआ है, जिसमें सामवेद के मंत्रों में के अतिरिक्त गाथाओं और विभिन्न प्रकार के प्रबंध गाए जाने लगे हैं और संगीत एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया है।
नेक्स्ट है आपका नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत विकास के 4 परिवेश। पहला है आपका यज्ञशाला, जिसमें सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं। यह सरल किंतु शुद्ध संगीत था। मंत्रों में शब्दों की प्रधानता थी, स्वर गौण था। दूसरा है आपका मंदिर, इसमें वृंदगान होता है। गंधर्व संगीत यज्ञशाला में अंकुरित हुआ किंतु वह मंदिर में पल्लवित और पुष्पित हुआ। तीसरा है आपका रंगमंच। इस संगीत प्रायः युगल और वृंदावन अथवा वाद के रूप का था। रंगमंच का संगीत प्रायः नृत्य मिश्रित अभिनव के साथ होता है। एकल संगीत बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट है आपका राजप्रसाद, इसमें दरबारी संगीत होता है। यह प्रायः एकल अथवा युगल संगीत होता है। प्रसादों में राजा और उसके अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए संगीत का कार्यक्रम होता है। मुसलमानों के समय में यज्ञशाला का संगीत नहीं के दरबार रह गया था। कुछ मंदिर के परिवेश का संगीत बचा रहा, परंतु रंगमंच का संगीत लगभग लुप्त हो गया। विशेष रूप में जिस संगीत का विकास हुआ वह राजप्रसाद का संगीत है। यही दरबारी संगीत हमारे देश में अवशिष्ट के रूप में बचा रह गया। नेक्स्ट है आपका प्रमुख राग और उनके गायन का समय। पहला है आपका राग भैरवी, प्रातः काल में। राग भैरवी कब होता था? तो प्रातः काल में। दूसरा है आपका राग यमन, रात्रि के प्रथम पहर में होता था। तीसरा है आपका राग बिलावल, रात्रि के प्रथम पहर में होता था। चौथा है आपका राग भूपाली, रात्रि के प्रथम पहर में होता था। पांचवा है राग देश, रात्रि के प्रथम द्वितीय प्रहर में होता था। छठा है आपका राग बिहाग, तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में होता है। सातवां है राग बामश्री, मध्य रात्रि में होता है। आठवां है राग मालकोस, शीतकाल में मध्य रात्रि में। नेक्स्ट है आपका नौवा है राग सारंग, दोपहर में होता है। 10वां है आपका राग ललित, रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है। 11वां है राग दीपक, रात्रि में। 12 है राग हिडौला, बसंत ऋतु में प्रातःकाल। 13 है राग मेघ, वर्षा ऋतु में होता है। 14 है आपका राग श्री, शरद ऋतु में सूर्यास्त काल में होता है। 15वां है राग काफ, होली के समय रात्रि में होता है। 16वां है राग मुल्तानी, मध्यकाल यानी दोपहर में होता है। नेक्स्ट है आपका 17वां राग कौशिक, रात्रि में विश्राम की अवस्था के लिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आपका किस वेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ? किस वेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ? तो सामवेद। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि रामायण में जातिगण का उल्लेख मिलता है। महाभारत से भारत में इससे संबंधित किसका वर्णन मिलता है? तो ग्राम रागों का। नेक्स्ट है आपका विक्रम संवत के प्रारंभिक वर्षों में रचित नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ भारतीय संगीत, नृत्य एवं अभिनय पर आदि ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना किसने की? भारत मुनि। विक्रम संवत के प्रारंभिक वर्षों में रचित नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ भारतीय संगीत, नृत्य एवं अभिनय पर आदि ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि। नेक्स्ट है आपका आधुनिक संदर्भ में रांगत गिनी तथा उससे लगभग एक शताब्दी पश्चात संगीत रत्नाकर को आदि ग्रंथ माना जाता है। इस पहले ग्रंथ की रचना लोचन कवि ने की थी। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सारंग देव। आधुनिक संदर्भ में रांगत गिनी तथा उससे लगभग एक शताब्दी पश्चात संगीत रत्नाकर को आदि ग्रंथ माना जाता है। पहले ग्रंथ की रचना लोचन कवि ने की थी। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सारंग देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्तनत
काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने संगीत में अनेक प्रयोग किए और फारसी में धुनों का हिंदी में सम्मिश्रण करने वाला पहला भारतीय मुसलमान बना? अमीर खुसरो। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने संगीत में अनेक प्रयोग किए और फारसी की धुनों का हिंदी में सम्मिश्रण करने वाला पहला भारतीय मुसलमान बना? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आपका, अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी और ईरानी रागों को मिलाकर किस राग का प्रतिपादन किया? तो ख्याल राग। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी और ईरानी रागों को मिलाकर किस राग का प्रतिपादन किया? तो ख्याल राग। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी और ईरानी रागों के सम्मिश्रण के तराना, फरगाना, निगार, सहना, सरपदा, साजगरी, सुहेला, मुवेफिक, उसहक, जिलाफ, मुंजीर, एमान, गजाना जैसे रागों का निर्माण किया। नेक्स्ट है आपका, अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया। उसने भारतीय बीना और ईरानी तबूरे से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? सितार का। अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया। उसने भारतीय बीना और ईरानी तबूरे से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो सितार का। सितार और नेक्स्ट है आपका, सितार और बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? गुणता। सितार और बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में किसके में अंतर होता है? गुणता। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो वीणा। नेक्स्ट है आपका, किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? वीणा। किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? तो वीणा। नेक्स्ट है आपका, सरोद में कितने तार होते हैं? तो 4। सरोद में कितने तार होते हैं? तो 4। सरोद में सामान्यतः 2 से 4 तारें होती है, किंतु उसके आधुनिक स्वरूप में इसकी संख्या 4 से 6 होती है। सितार में तारों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट है आपका, नाद स्वरम किस प्रकार का वाद है? तो सुशिर वाद है। नाद स्वरम किस प्रकार का वाद है? तो सुशिर वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत के क्षेत्र में जौनपुर के किस सुल्तान ने स्वयं ख्याल गायकी की शैली को इजाद किया तथा उन्होंने ख्याल में कालावंती ख्याल में बदला? तो वह है सुल्तान हुसैन। सुल्तान हुसैन शाह सरकी। संगीत के क्षेत्र में जौनपुर के किस सुल्तान ने स्वयं ख्याल गायकी की शैली को इजाद किया तथा उन्होंने ख्याल को कालावंती ख्याल में बदला? सुल्तान हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट है आपका, लोदी वंश के किस सम्राट ने लहजत ए सिकंदर शाही नामक फारसी में पहली बार भारतीय संगीत की पुस्तक लिखवाकर अपनी संगीत प्रियता का प्रमाण दिया? तो सिकंदर लोदी। लोदी वंश के किस सम्राट में लहजत ए सिकंदर शाही नामक फारसी में पहली बार भारतीय संगीत की पुस्तक लिखवाकर अपनी संगीत प्रियता का प्रमाण दिया? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल विशेषकर अकबर के काल में संगीत ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने लाल कुलवंत नामक संगीतज्ञ से किस शैली की गायकी का प्रशिक्षण लिया था? तो हिंदुस्तानी शैली। मुगल काल विशेषकर अकबर के काल में संगीत ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने लाल कुलवंत नामक संगीत से किस शैली की गायकी का प्रशिक्षण लिया था? हिंदुस्तानी शैली। किस मुगल शासन के समय हिंदुस्तानी और इस्लामी संगीत की शैलियों का समन्वय हुआ था? तो अकबर। किस मुगल शासक के समय हिंदुस्तानी और इस्लामी संगीत के शैलियों का समन्वय हुआ? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के 9 रत्नों में शामिल किसने मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हड़ा आदि संगीतों में संबंधित महत्वपूर्ण रागों का सृजन किया? तो मियाँ तानसेन।
अकबर के नवरत्नों में शामिल किस मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हाड़ा आदि संगीत में संबंधित महत्वपूर्ण रागों का सृजन किया? तो मियाँ तानसेन। नेक्स्ट है आपका मियाँ तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस ने संगीत सीखा था। इनका असली नाम क्या था? अ, तन्ना मिश्रा उर्फ रामतनु पांडे। मियाँ तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा। इनका असली नाम क्या था? तो तन्ना मिश्रा उर्फ रामतनु पांडे। नेक्स्ट है आपका किसकी रचना नग्न ए अस्फी में पहली बार शुद्ध बिलावल की व्याख्या की गई थी? तो मोहम्मद रजा। किसकी रचना नागन-ए-असफी में पहली बार शुद्ध बिलावल की व्याख्या की गई? मोहम्मद रजा। नेक्स्ट है आपका कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित कौन सी पुस्तक 19वीं शताब्दी का एक अन्य प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है? तो संगीत कल्पद्रुम। कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित कौन सी पुस्तक 19वीं शताब्दी का एक अन्य प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है? संगीत कल्पद्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराज जीवाजीराव सिंधिया के प्रोत्साहन में से किसने बड़ौदा में संगीत विद्यालय की स्थापना की? विष्णु नारायण भारत खांडे। महाराज जीवाजीराव सिंधिया के प्रोत्साहन से किसे बड़ौदा में संगीत विद्यालय की स्थापना की? विष्णु नारायण भारत खांडे। अब है नोट ग्वालियर में माधवा संगीत कॉलेज तथा लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए। अब लखनऊ के इस कॉलेज का नाम उन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जिसकी प्रेरणा लेकर बाद में बम्बई और दिल्ली में भी गंधर्व विद्यालयों की स्थापना की गई। विष्णु दिगंबर पुलसर ने आपका 1901 में लाहौर में गंधर्व विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जिसे प्रेरणा लेकर बाद में बम्बई और दिल्ली में भी गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना की गई। विष्णु दिगंबर पुलस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1928 में मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है आपका 1919 में। 1928 में मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1919 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत के 7 स्वर इस प्रकार हैं सा, षड्ज, रे, ऋषभ, ग, गंगाधर, म से मध्यम, प से पंचम, ध से द्वैत, नि से निषाद। इनको सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो सरगम। या भारतीय संगीत के 7 स्वर इस प्रकार है सा से षड्ज, रे से ऋषभ, ग से गांधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैत, नि से निषाद। इनको सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? यानी सातों स्वरों को मिलाकर इसे क्या कहा जाता है? तो सारगम। नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय मतानुसार 6 मौलिक राग हैं। शेष रागनियां हैं जो रागों की पत्नी मानी जाती है। ये 6 मौलिक राग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका भैरव, दूसरा है कौशिक, तीसरा हिंडोष, चौथा दीपक, पांचवा सिरराग और छठा है आपका मेघ। शास्त्रीय मतानुसार 6 मौलिक राग हैं। शेष रागनियां हैं जो रागों की पत्नी मानी जाती है। ये 6 मौलिक राग कौन कौन से हैं? पहला है आपका आंसर भैरव, दूसरा है कौशिक, तीसरा है हिंडोष, चौथा है दीपक, पांचवा है सिरराग और छठा है आपका मेघ। नेक्स्ट है आपका इन मौलिक रागों में से भैरव सूर्योदय के समय, मेघ प्रातः काल में तथा कौशिक और हिंडोल रात्रि में गाना उपयुक्त है। दीपक व सिरराग किस समय का गाया जाता है? तो तीसरे पहर में गाया जाता है। इस मौलिक रागों में से भैरव सूर्योदय के समय, मेघ प्रातः काल में तथा कौशिक और हिंडोल रात्रि में गाना उपयुक्त है। दीपक का सिरराग किस समय गाया जाता है? तो तीसरे प्रहर में।
नेक्स्ट है आपका भारतीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। भारतीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी शैली का विकास उत्तर भारत में तथा कर्नाटक शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दोनों शैलियों में प्रयुक्त होने वाले रागों की नाम समान है, किंतु दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? तो आंसर है आपका स्वर, ताल और लय का भिन्नता है। हिंदुस्तानी शैली का विकास उत्तर भारत में तथा कर्नाटक शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दोनों शैलियों में प्रयुक्त होने वाले रागों के नाम समान हैं, किंतु दोनों में क्या भिन्नता है? आंसर है आपका स्वर, ताल तथा लय का। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में किसमें समय सिद्धांत का कठोरता से पालन किया गया है? तो कर्नाटक संगीत का पालन किया है। हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत में किससे समय सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में किसमें समय सिद्धांत का कठोरता से पालन नहीं किया जाता? कर्नाटक संगीत। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी शैली में शुद्ध स्वरों का घाट बिलावल है, जबकि कर्नाटक शैली में शुद्ध स्वरों का घाट क्या है? खुमारी। हिंदुस्तानी शैली में शुद्ध स्वरों का घाट बिलवाल है, जबकि कर्नाटक शैली में शुद्ध स्वरों का घाट खुमारी है। नेक्स्ट है माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। नेक्स्ट है आपका बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है। उसमें उपस्थित लोगों की संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है। राग। बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया जाता है? तो राग। नेक्स्ट है आपका पंडित लच्छू महाराज किस विधा से जुड़े हुए थे? तबला। पंडित लच्छू महाराज किस विधा से जुड़े हुए थे? तबला। नेक्स्ट है आपका जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत। नेक्स्ट है आपका संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्व का नाम क्या था? टी विश्वनाथन। संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्व का नाम क्या था? तो नाम था आपका टी विश्वनाथन। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलोरे किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलोरे किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी गायन शैली। तो गायन की प्राचीनतम एवं सर्वप्रमुख शैली कौन सी है जिसका उद्भव ध्रुव नामक रूपक प्रबंध से हुआ है? ध्रुपद। गायन की प्राचीनतम एवं सर्वप्रमुख शैली कौन सी है जिसका उद्भव ध्रुव नामक रूपक प्रबंध से हुआ है? ध्रुपद। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राग भीम पलासी को सुरताल में निबंध करके गया था, परंतु इसे विशिष्ट पद पर रचना और गैर शैली में ढालने का श्रेय किस ग्वालियर नरेश को जाता है? तो मानसी तोमर को जाता है। ध्रुपद को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राग भीम पालसी को सुरताल में निबंध करके गया था, परंतु इसे विशिष्ट पद पर रचना और गैर शैली में ढालने का श्रेय किस ग्वालियर नरेश को जाता है? तो मानसी तोमर। ध्रुपद में प्राचीन शास्त्रों को आधार मानकर ईश्वर तथा राजाओं को प्रायश्चित व गुण वर्णन, पौराणिक आख्यान, देवदासियों की लीला आदि को विषय वस्तु बनाकर गायन किया जाता है। इसमें किस भाषा की प्रधानता होती है? तो ब्रजभाषा की प्रधानता होती है। ध्रुपद में प्राचीन शास्त्रों को आधार मानकर ईश्वर तथा राजाओं को प्रशंसित कर वो गुण
वर्णन, पौराणिक आख्यान, देवदासियों की लीला आदि को विषय वस्तु बनाकर गायन किया जाता है। इसमें किस भाषा की प्रधानता होती है? तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, ध्रुपद के 4 खंड होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संहारी और अभोग। इनमें से दो कौन सा अप्रचलन नहीं है? संचारी और अभोग। ध्रुपद के 4 खंड होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संहारी और अभोग, संचारी और अभोग। इनमें से किन दो का अप्रचलन नहीं है? संचारी और अभोग। तीवा, चैताल, शूल, भ्रामर आदि ध्रुपद शैली में गाए जाने वाले राग हैं। ध्रुपद गायन को विभिन्न शैलियों को क्या कहा जाता है? तो बानियां। नेक्स्ट है आपका, ध्रुपद शैली काफी समय पहले से लुप्त हो चुकी थी, किंतु वर्तमान में किस परिवार के प्रयासों से अब यह पुनः प्रकाश में आ गई है? डांगर परिवार। ध्रुपद शैली काफी समय पहले ही लुप्त हो चुकी, किंतु वर्तमान में किस परिवार के प्रयासों से अब यह पुनः प्रकाश में आ गई है? डागर परिवार। नेक्स्ट है आपका, ऊपर उस स्वर प्रधान गायन शैली को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कल्पना? तो ख्याल। उस स्वर प्रधान गायन शैली को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कल्पना? आंसर है आपका ख्याल। नेक्स्ट है, ख्याल का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसको शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? सदानंद नियामत खां, 18वीं सदी। ख्याल का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसको शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? सदानंद नियामत खां, 18वीं सदी। नेक्स्ट है आपका, लय के आधार पर ख्याल कौन सा 3 प्रकार है? तो पहला है आपका विलंबित ख्याल, दूसरा है मध्य ख्याल और तीसरा है दूत ख्याल। लय के आधार पर ख्याल कौन से 3 प्रकार का है? विलंबित ख्याल। आंसर है आपका विलंबित ख्याल, दूसरा है मध्य ख्याल और तीसरा है आपका दूत ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ख्याल गायन की 4 प्रमुख शैलियां हैं जिन्हें घराना कहा जाता है। ये घराने कौन कौन से हैं? ग्वालियर घराना, दूसरा है आगरा घराना, तीसरा है किराना घराना और चौथा है पटियाला घराना। भारत में ख्याल गायन की 4 प्रमुख शैलियां हैं जिन्हें घराना कहा जाता है। ये घराने कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्वालियर घराना, दूसरा है आगरा घराना, तीसरा है किराना घराना और चौथा है पटियाला घराना। नेक्स्ट है आपका, इन घरानों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। इन घरानों में से सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है आपका, आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान खां ने की। इसका गायन काफी मधुर होने के कारण इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान खां ने की। इसका गायन काफी मधुर होने के कारण इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध किराना घराने को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अब्दुल वहीद खां और अब्दुल करीम खां को जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध किराना घराने को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अब्दुल वहीद खां और अब्दुल करीम खां को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराना घराने में अलाप प्रधान बोलतान कम और ताल के प्रति विशेष लगाव होता है। किस घराने में ठुमरी अंक की प्रधानता होती है? पटियाला घराना। किराना घराने में आलाप प्रधान बोलतान कम और ताल के प्रति विशेष लगाव होता है। किस घराने में ठुमरी अंक की प्रधानता होती है? पटियाला घराना। नेक्स्ट है आपका, 19वीं एवं 20वीं सदी में किसने जयपुर घराने को काफी प्रसिद्धि दिलाई? अल्लादिया खान
19वीं एवं 20वीं सदी में किसने जयपुर घराने को काफी प्रसिद्धि दिलाई? अल्लाह दिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डुमरी की विषय वस्तु राधा कृष्ण को केली क्रीड़ा एवं नायक नायिका के रसपूर्ण श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कोमल शताब्दी तथा कोमल रागों का प्रयास होता है। 19वीं शताब्दी में लखनऊ के किस नवाब के समय में यह अधिक लोकप्रिय हुई? तो वाजिद अली शाह। ठुमरी की विषय वस्तु राधा कृष्ण की केली किरा एवं नायक नायिका के रसपूर्ण श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कोमल शतावली तथा कोमल रागों का प्रयोग होता है। 19वीं शताब्दी में लखनऊ के किस नवाब के समय में यह अधिक लोकप्रिय हुई? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व शैली, पंजाबी शैली तथा पछाड़ी शैली ठुमरी गायन की 3 शैलियां हैं। ठुमरी को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में ज्यादा गाया जाता है? लखनऊ तथा बनारस। पूर्व शैली, पंजाबी शैली तथा पछाड़ी शैली ठुमरी गायन के 3 शैलियां हैं। ठुमरी को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में ज्यादा गाया जाता है? लखनऊ तथा बनारस। नेक्स्ट है आपका, तराना एक कर्कश प्राकृतिक राग है जिसमें अर्थहीन शब्दों की रचना होती है। इस शैली की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो। तराना एवं कर्कश प्राकृतिक राग है जिसमें अर्थहीन शब्दों की रचना होती है। इस शैली की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आपका, वह हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत कौन सा है जिसकी उत्पत्ति पंजाब के पहाड़ी भागों में हुई और इसके विकास का श्रेय सोरी मियां तथा उनके शिष्यों मियां गंबू और ताराचंद को जाता है? टप्पा। इसका आंसर है टप्पा। वह हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत कौन सा है जिसकी उत्पत्ति पंजाब के बाहरी भागों में हुई और इसके विकास का श्रेय सोरी मियां तथा उनके शिष्यों मियां गंबू और ताराचंद को जाता है? तो आंसर है आपका टप्पा। नेक्स्ट है आपका, धमार का गायन होली के अवसर पर होता है। इसमें सबसे पहले किन संतों द्वारा रचित विशिष्ट पद गाए जाते हैं? तो वैष्णव संतों द्वारा। धमार का गायन होली के अवसर पर होता है। इसमें सबसे पहले किन संतों द्वारा रचित विशिष्ट पद गाए जाते हैं? तो वैष्णव संतों द्वारा। नेक्स्ट है आपका, गजलें विषयासक्त होने के कारण अधिक लोकप्रिय है। गजलों का जनक किसको माना जाता है? तो मिर्जा गालिब। गजलें विषयासक्त होने के कारण अधिक लोकप्रिय गजलों का जनक किसको माना जाता है? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित रहा है? शास्त्रीय संगीत गायन। पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्रम क्षेत्र किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत यानी गायन से। अब जानेंगे कर्नाटक संगीत के बारे में। कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है। त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। किसको कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है? पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। जिसको कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है? पुरंदरदास। अब है आपका धमार। धमार का गायन होली के अवसर पर होता है जिसमें उछल कूद एवं नाच गान होता है। इसमें सबसे पहले वैष्णव संतों द्वारा रचित विशिष्ट पद गाए जाते हैं। भामर 2 प्रकार का होता है, प्रकाश और गुप्ता। यह श्रृंगार रस प्रधान तथा लय प्रधान शैली का गायन है। इसके प्रमुख गायकों अहमद अली खां, वाजिर खां और वियायत खां हैं आदि हैं। वाद्य यंत्रों का आविष्कार। पहला आबाद
यंत्रों का आविष्कार। तबला तबला है आपका अमीर खुसरो ने पखवज के 2 टुकड़े करके इसका आविष्कार किया। सितार सितार इसका आविष्कार 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने मध्य मादी बीना पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। उस समय उसका नाम सहतार रखा गया था। नेक्स्ट है आपका संतूर। संतूर है इसका भारतीय नाम सतंत्री बीना यानी 100 तारों वाली बीना है, जिसके बाद में फारसी भाषा में से संतूर नाम मिला है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तानपुरा। उत्तर भारतीय संगीत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आरूढ़ रूप में तानपुरे से 7 स्वरों की उत्पत्ति है, जिन्हें हम सहायक नाद कहते हैं। तानपुरे में 4 तार होते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदंग। यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। ऐसे वाद्यों को अवनद कहा जाता है। ढोल नगाड़ा, तबला, ढप, खंजरी आदि को भी अवनद कहा जाता है। मृदंग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका रुद्रवीणा। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। आसानी से धीमी गति से ध्रुपद शैली के रागों आलाप वर्गों को पेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में होता है। नेक्स्ट है आपका सरोद। यह पोली लकड़ी का बना तत्वाद है जो अपेक्षाकृत उथला होता है। नेक्स्ट है आपका नादस्वरम। दक्षिण भारत का दोहरा नरसल वाद्य यंत्र नफीरी और शहनाई से संबंध है। यह फारसी सुरना से आया है तथा इसे आमतौर पर जोड़े में बनाया जाता है, जिससे दोहरी शहनाई का आभास होता है। नेक्स्ट है आपका विचित्र बीना। प्राचीन काल में एक तंत्री बीना का एक साज हुआ करता था। विचित्र बीना उसी साज का आधुनिक रूप। यह उत्तर भारतीय संगीत में बीना का नवीनतम रूप है। अब है आपका मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला 2 प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अड़िपन यानी अल्पना। चित्रों को गांव के घरों में मिट्टी की दीवारें, कपड़े और कागज पर चित्रित किया जाता है। धार्मिक भित्ति चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीता राम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, काली, स्थानीय लोक देवी देवताओं के चित्र मनोहरी रूप से चित्रित किए हुए हैं। पारिवारिक चित्रों में कोहबर, घर के मुख्य दरवाजे के बाहरी दीवार पर कामदेव, रति आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। कोहबर की चित्रकारी में यथास्थान उल्टा त्रिभुज, शक्ति मुख, सर्प, कमल, कुंडलिनी, स्वास्तिक आदि भी अंकित होते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार जगदम्बा 1975, सीता देवी, गंगा देवी, ललिता देवी आदि हैं। मधुबनी चित्रों की खोज कैसे हुई? 1930 से पहले मधुबनी क्षेत्र के बाहर कोई भी इस दुर्लभ सजावटी पारंपरिक कलाओं को नहीं जानता था। 1934 में बिहार को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा। मधुबनी क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर, जो भारतीय कला और संस्कृति के बहुत शौकीन थे, ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी की क्षतिग्रस्त दीवारों पर इस अनूठी कला को देखकर एक मत के अनुसार इस क्षेत्रीय कला को प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मनों को जाता है, जिन्होंने मधुबनी के रशीदपुर गांव की गंगा देवी के
चित्रों की खोज की। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा 19वीं और 20वीं सदी के ऐसे महान अग्रणी चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय चित्रकला को परंपरागत ढांचे से बाहर लाकर आधुनिक शैली प्रदान की। प्राचीन भारतीय चित्रकला और आधुनिक नवीन चित्रकला की शैली का अद्भुत सम्मिश्रण उनकी चित्रकला में देखने को मिलता है। भारतीय को भगवान का चेहरा देने वाला और इतिहास में कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में राजा रवि वर्मा का योगदान अतुल्य है। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों को बनाए गए चित्र हैं। राजा रवि वर्मा तैल माध्यम से बनी अपनी प्राकृतिक के कारण वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आज वह तैल रंगों में उनकी जैसी सजीव प्रकृति बनाने वाला कलाकार दूसरा नहीं हुआ। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय श्री रवि वर्मा को ही जाता है। उनकी कलाओं में पश्चिम रंग का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने पारंपरिक तंजावर कला और यूरोपीय कला का संपूर्ण अध्ययन कर उसमें महारत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय परंपराओं की सीमाओं से बाहर निकलते हुए चित्रकारियों को एक नया आयाम दिया। उनका जन्म 19 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे गांव छोटे से किलीमन्नुर राजमहल में हुआ। उनका देहांत 2 अक्टूबर 1906 को हुआ। नेक्स्ट है आपका गुप्त चित्रकला और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता चित्रकला। इस चित्रकारी के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो भगवान बुद्ध। लघु चित्रकारी कागज या कपड़े का छोटे स्तर पर की जाती है। किन शासकों को लघु चित्रकारी की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो बंगाल के पाल शासकों को लघु चित्रकारी कागज या कपड़े पर छोटे स्तर पर की जाती है। किन शासकों को लघु चित्रकारी की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो बंगाली के पाल शासकों। नेक्स्ट है आपका अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्षों तक चला। अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बाघ की गुफाओं के विषय लौकिक जीवन में संबंधित यहाँ से प्राप्त किस प्रकार के चित्र अत्यधिक आकर्षक है? तो संगीत एवं नृत्य के चित्र। बाघ की गुफाओं के विषय लौकिक जीवन से संबंधित यहाँ से प्राप्त किस प्रकार के चित्र अत्यधिक आकर्षक है? संगीत एवं नृत्य के चित्र। नेक्स्ट है आपका हाथों की मूर्ति होने की वजह से किसने एलिफेंटा की गुफाओं का नामकरण किया? पुर्तगालियों ने। हाथों की मूर्ति होने की वजह से किसने एलिफेंटा की गुफाओं का नामकरण किया? पुर्तगालियों ने। मेवाड़ शैली का स्वरूप महाराणा अमर सिंह 17वीं शताब्दी के राज्यकाल में विकसित हुआ। इसका केंद्र कहाँ था? उदयपुर। मेवाड़ शैली का स्वरूप महाराणा अमर सिंह 17वीं शताब्दी के राज्यकाल में विकसित हुआ। इसका केंद्र कहाँ था? उदयपुर। जयपुर के समीप नेक्स्ट है आपका जयपुर के समीप किशनगढ़ रियासत में राजा किशन सिंह के समय में किस चित्रकला शैली का विकास हुआ? किशनगढ़ शैली। जयपुर के समीप किशनगढ़ रियासत में कौन सा किशन सिंह के समय में किस चित्रकला शैली का विकास हुआ? किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है आपका बनी ठनी
किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? निहाल चंद्र ने। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित, इनकी रचना किसने की थी? निहाल चंद्र। नेक्स्ट है आपका भारत यानी राजस्थान की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी को। बनी ठनी को। भारत की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी। बीकानेरी शैली का वास्तविक स्वरूप महाराजा अनूप सिंह के काल में प्रस्फुटित हुआ। इन शैली पर किस संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा? पंजाब की संस्कृति का। बीकानेरी शैली का वास्तविक स्वरूप महाराजा अनूप सिंह के काल में प्रस्फुटित हुआ। इस शैली पर किस संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा? पंजाब की संस्कृति का। नेक्स्ट है आपका बीकानेरी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन चित्रों के प्रमुख विषय पोर्ट्रेट, दरबार शिकार, रागनियां आदि हैं। इस शैली में पीले रंग का प्रमुखता रही है। इस शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? रुकनुद्दीन। बीकानेरी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन चित्रों के प्रमुख विषय पोर्ट्रेट, दरबार शिकार, रागनियां आदि हैं। इस शैली में पीले रंग की प्रमुखता रही है। इस शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? रुकनुद्दीन। नेक्स्ट है आपका किस शैली में मधुमालती की कहानी, ढोला मारू के प्रेम प्रसंग आदि विषयों पर चित्रांकन हुए, जिसमें हरा, पीला एवं नीला रंग का बहुतायत से प्रयोग होता है? तो कोटा शैली। किस शैली में मधुमालती की कहानी, ढोला मारू के प्रेम प्रसंग आदि विषयों पर चित्रांकन हुए हैं, जिसमें हरा, पीला एवं नीला रंग का बहुतायत से प्रयोग होता है? तो कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस चित्रकला शैली में गहरे लाल रंग से हाशिए बनाए जाते हैं तथा जिसका विकास आमेर एवं जयपुर में हुआ तथा राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में इसने अपना चरम विकास देखा? जयपुर शैली। किस चित्रकला शैली में गहरे लाल रंग में से हाशिए बनाए जाते हैं तथा जिसका विकास आमेर एवं जयपुर में हुआ तथा राजा प्रताप के शासनकाल में इसने अपना चरम सीमा विकास देखा? जयपुर शैली। नेक्स्ट है आपका किस चित्रकला शैली का निर्माण जयपुर और दिल्ली शैली से मिलकर बना हुआ है? तो अलवर शैली। किस चित्रकला शैली का निर्माण जयपुर और दिल्ली शैली से मिलाकर हुआ है? अलवर शैली। नेक्स्ट है आपका अलवर शैली और औरत। अलवर शैली में औरत एवं पुरुष आकृतियों में गोल होठ, पतले तथा पनयुक्त दिखाए गए। इसमें किन दो रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है? हरा और नीला। अलवर शैली में औरत एवं पुरुष आकृतियों में आंखें गोल, होठ पतले तथा पानयुक्त दिखाए गए हैं। इसमें किन दो रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला प्रारंभ की गई है? अकबर। किस मुगल शासक के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला आरंभ की गई है? अकबर। नेक्स्ट है आपका शिकार युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा किस मुगल शासक काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई? जहांगीर। शिकार युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा मुगल शासक के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई? जहांगीर। नेक्स्ट है आपका मुगल शैली का आरंभ छोटे छोटे चित्रों से हुआ। राजपूत शैली का आरंभ किन चित्रों से हुआ? भित्ति चित्रों से हुआ। नेक्स्ट मुगल शैली का आरंभ छोटे चित्रों से हुआ। राजपूत शैली का आरंभ किन चित्रों से हुआ? भित्ति चित्रों से। नेक्स्ट है आपका राजपूत और मुगल शैली में से किसके चित्रों में चित्रकार का नाम नहीं मिलता? राजपुत्र और मुगल शैली में से किसके चित्रों में चित्रकार का नाम नहीं मिलता? राजपुत्र शैली।
राजपूत शैली। नेक्स्ट है आपका, कौन सी शैली अपनी समकालीन शैलियों में अपनी विचित्रता और अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है? चंबा शैली। कौन सी शैली अपनी समकालीन शैलियों में अपनी विचित्रता और अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है? चंबा शैली। नेक्स्ट है आपका, भोलाराम मानकू और चैतू किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? गढ़वाल शैली। भोलाराम मानकू और चैतू किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो गढ़वाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन शैली का फैलाव गोलकुंडा एवं अहमदानगर राज्यों में से किस में भी था, किंतु इसका मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीजापुर। दक्कन शैली का फैलाव गोलकुंडा एवं अहमदानगर राज्यों में भी था, किंतु इसका मुख्य केंद्र कहाँ स्थित था? बीजापुर। नेक्स्ट है आपका, दक्कन शैली के प्रारंभिक चित्रों का फारसी चित्रकला का स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस शैली की वेशभूषा पर किस क्षेत्र का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है? तो मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिख शैली का विकास रंजीत सिंह के शासन काल में हुआ। इस शैली पर किनका प्रभाव अधिक पड़ा? मुगलों का। सिख शैली का विकास रंजीत सिंह के शासन काल में हुआ। इस शैली पर किनका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? मुगलों का। नेक्स्ट है आपका, मधुबनी चित्रकला किस राज्य के मधुबनी जिले को लोक कला है? जिले की लोक कला है। बिहार। नेक्स्ट है आपका, मधुबनी चित्रकला का उद्भव किस कला से माना जाता है? तांत्रिक कला। मधुबनी चित्रकला का उद्भव किस कला से माना जाता है? तांत्रिक कला। नेक्स्ट है आपका, मधुबनी चित्रकला दो प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अड़िपन यानी अल्पना। मधुबनी की चित्रकला में महिलाओं का वर्चस्व है या पुरुषों का? महिलाओं का। मधुबनी चित्रकला दो प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अड़िपन, जिसका अर्थ होता है, अड़िपन का अर्थ अल्पना, यानी मधुबनी चित्रकला में महिलाओं का वर्चस्व है या पुरुषों का? तो महिलाओं का। नेक्स्ट है आपका, मिथिला और बिहार के अद्भुत मिथिला पेंटिंग के द्वारा संपूर्ण देश में सम्मान दिलाने वाली किस शिल्पकार का 90 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 2019 को निधन गया? कर्पूरी देवी। मिथिला और बिहार को अद्भुत मिथिला पेंटिंग के द्वारा संपूर्ण देश सम्मान दिलाने वाली किस शिल्पकार का 90 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1919 को निधन हो गया? कर्पूरी देवी। नेक्स्ट है आपका, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ विकसित है? उत्तरी भारत में। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ विकसित है? उत्तरी भारत में। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक चित्रकला। भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इस शैली में सामाजिक परिवर्तन, पीड़ा, नारी पुरुष संबंध, मानवीय संवेदनाओं, भौतिकवाद आदि को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया। आधुनिक चित्रकला के 6 प्रमुख स्कूल कौन से हैं? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर। भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इस शैली में सामाजिक परिवर्तन, पीड़ा, नारी पुरुष संबंध, मानवीय संवेदनाओं, भौतिकवाद आदि को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। आधुनिक चित्रकला के 6 प्रमुख स्कूल कौन कौन है? पहला है स्कूल कोलकाता, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है दिल्ली, चौथा है चेन्नई, पांचवा हैदराबाद और छठा है आपका जयपुर। नेक्स्ट है आपका, उपरोक्त सभी 6 स्कूलों में से सबसे पुराना स्कूल कौन सा है? तो कोलकाता शांति निकेतन स्कूल। उपरोक्त सभी 6 स्कूलों में से सबसे पुराना स्कूल कौन सा है? कोलकाता शांति निकेतन स्कूल। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? श्रावणकोर। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? श्रावणकोर। नेक्स्ट है आपका, किसके
किसके प्रेरित नेतृत्व में चित्रकला की एक नई शैली अस्तित्व में आई, जिसमें बंगला चित्रकला शैली के रूप में 3 दशकों से भी अधिक समय तक अपनी शैली में कार्य किया, जिसे इसके पुनर्जीवन शैली और पुनरुद्धार वृत्ति शैली भी कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर किसके प्रेरित नेतृत्व में चित्रकला की एक नया शैली अस्तित्व में लाई, जिसमें बंगला चित्रकला शैली के रूप में 3 दशकों में से अधिक समय तक अपनी शैली में कार्य किया, जिसे इस पुनर्जीवन शैली का पुनरुद्धार वृत्ति शैली कहा जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका, भारत में बंगाल स्कूल की स्थापना के बाद जिस पाश्चात्य कला का प्रचार हुआ उसको प्रारंभ करने वाला कौन है? ईवी हेवेल। भारत में बंगाल स्कूल की स्थापना के बाद जिस पाश्चात्य कला का प्रचार हुआ इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ईवी हेवेल। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेते आऊँगी दूंगी मैं आपको, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।